बच्चों गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 7 अप्रैल 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे 7 अप्रैल के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। पूरी व्याख्या के साथ हम सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप क्वेश्चन रहेगा जो कि प्रश्न से संबंधित रहेगा। तो लगभग आज की क्लास में हम 50 से 55 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे सिर्फ 15 मिनट में। तो 15 मिनट आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे जिसमें हम 50 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, जिनमें 10 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र भूषण पुरस्कार किसने दिया है? तो मोदी जी को अगर पूछे कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं तो 22 मिल चुके हैं, जिनमें से 22वां कौन सा है? मित्र भूषण पुरस्कार। और पूछे यह किसने दिया है तो यह श्रीलंका ने दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगर इसकी व्याख्या देखें तो मित्र भूषण पुरस्कार यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो यह श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार अभी किसे प्रदान किया गया है? तो पीएम मोदी जी को प्रदान किया गया है। बात करते हैं कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? अनुरा कुमारा दिसानायके हैं और इन्होंने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया है? पीएम मोदी जी को दिया है। और वहीं पर पीएम मोदी और अनुरा कुमार दिसानायके जी के बीच में एक बात को लेकर इसमें विकास कार्य पर बात किया गया है, जिसमें त्रिकोमाली ऊर्जा केंद्र स्थापित किया जाएगा। किसके सहयोग से? इसमें पीएम मोदी जी हेल्प करने वाले हैं अनुरा कुमार दिसानायके जी का। तो हमारा सही हो जाएगा, मित्र भूषण पुरस्कार किसे मिला है? पीएम मोदी जी को। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मित्र शक्ति और सिलेनेक्स अभ्यास, ये दोनों अभ्यास किसके बीच होते हैं? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच ये दोनों अभ्यास होते हैं। आई फॉर इंडिया, एस फॉर श्रीलंका। ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशियन 2025, यह पुरस्कार अगर पूछे किस देश का है तो मॉरिशस देश का है। और यह पुरस्कार भी हाल ही में किसे दिया गया है? तो ये भी पीएम मोदी जी को ही दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि एसीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहसिन नकवी जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये किस देश के हैं? तो ये पाकिस्तान के हैं। एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब होती है? 1983 में होता है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष अगर पूछे कौन बनाए गए हैं? मोहसिन नकवी बनाए गए हैं। ये किस देश के हैं? तो ये पाकिस्तान के हैं। पूछे कि पाकिस्तान के वर्तमान किस पद पर ये तैनात है? तो ये गृह मंत्री भी हैं। क्या हैं? तो ये गृह मंत्री भी हैं और साथ साथ में एसीसी का इन्हें अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि मोहसिन नकवी किसके स्थान पर आए हैं? तो सैमी सिल्वा के स्थान पर आए हैं, जो कि श्रीलंका के थे। जय शाह को अगर पूछे किसका अध्यक्ष बनाया गया है? तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जय शाह जी को बनाया गया है। और बीसीसीआई के सचिव अगर पूछे कौन बनाए गए हैं? देवजीत सैकिया बनाए गए हैं। गौतम गंभीर को भारतीय टीम का कोच बनाया गया है। और बीसीसीआई के अगर पूछे अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? रोजर बिन्नी बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त अमल साध चीकू का संबंध किससे है? तो अमल साध चीकू को भी हाल ही में जीआई टैग मिला है और यह किस राज्य का है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर इसकी व्याख्या देखें तो अमल साध चीकू अगर पूछे कि यह किस जिला का है? तो नवसारी जिला का है। और नवसारी जिला कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, अगर बात करें कि जीआई टैग अधिनियम भारत में कब आया था? तो 1999 में आया था। और लागू कब हुआ था? तो यह लागू हुआ था 2003 में। वहीं अगर बात करें कि अमल साध चीकू के जीआई टैग नवसारी जिला के पास हैं और यह जिला है गुजरात में। और दो और प्रोडक्ट को याद रखना है जिसे जीआई टैग मिला है, गिर केसर आम, इसका जीआई टैग भी गुजरात के पास है। और कच्ची खजूर का भी जीआई टैग किसके पास है? तो ये गुजरात के पास है। तो ये तीनों आपको याद रखना है। जीआई टैग अगर पूछे कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। पहली बार जीआई टैग किसे दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 2004 में दिया गया था। और दार्जिलिंग की चाय किस राज्य से संबंधित है? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और यह अगर पूछे जीआई टैग किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। सर्वाधिक जीआई टैग अगर पूछे किसके पास है? तो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के पास। और दूसरे नंबर पर पूछे कौन है? तो दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है।
आर्द्रभूमि संख्या अगर पूछे भारत में कितने हैं, तो आर्द्रभूमि संख्या हमारे भारत में कुल 89 है। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि पूछे किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। मखाने का जीआई टैग अगर पूछे किसके पास है, तो बिहार के पास। बिहार के किस जिले के पास है, तो मिथिला के पास है। और बिहार में जो मखाना बोर्ड है कहाँ बनाया गया है, तो ये भी बिहार में ही बनाया गया है। चौथा प्रश्न की अगर बात करते हैं, हाल ही में बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली है। बिम्स्टेक में अगर पूछे कुल कितने देश शामिल हैं, तो 7 देश शामिल हैं। और इसकी अध्यक्षता भी हाल ही में कौन संभाली है, तो अगले 2 वर्षों के लिए थाईलैंड ने संभाली है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगर इसकी व्याख्या देखें तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1997 में होता है और इसमें वर्तमान में कुल 7 देश शामिल हैं। बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड। तो इसमें तो आपको अगले 5 सदस्य देश इसमें शामिल मिलेंगे जो कि बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करने वाले इसमें 5 देश हैं। बाकी के आप बोलेंगे 2 और देश कौन, तो ये भी हाल ही में शामिल हुए हैं, मतलब कुछ सालों पहले शामिल हुए हैं। नेपाल और भूटान जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं, उनकी लोकेशन कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो 5 देश जो बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करते हैं, 2 और देश इसमें शामिल हैं। बिम्स्टेक का मुख्यालय पूछे कहाँ है, ढाका बांग्लादेश में है। बिम्स्टेक की स्थापना अगर पूछे किस घोषणा पत्र से होती है, तो बैंकॉक घोषणा पत्र से 1997 में होती है। अगर बात करें कि बिम्स्टेक की पहली बैठक कब हुई थी, तो 2004 में थाईलैंड में हुआ था। और दूसरी बैठक हमारे भारत दिल्ली में हुआ था। और छठी बैठक कहाँ हो रही है, तो यह हो रही है थाईलैंड में। और 2025 में इसकी थीम रखी गई है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, इसकी थीम रखी गई है। और 7वीं बैठक के लिए अगले 2 वर्षों के लिए कौन अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो 2 वर्षों के लिए बनाया जाएगा 7वीं बैठक के लिए बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, 5वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पंबन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ किया है। तो न्यू पंबन ब्रिज अगर पूछे कि इसका शुभारंभ किसने किया है, पीएम मोदी जी ने कहाँ किया है, तो तमिलनाडु में किया है। ठीक है, क्योंकि न्यू लिखा है तो यानी कि इसके पहले एक ब्रिज यहाँ पे रह चुका होगा। ठीक है, अगर इसकी व्याख्या देखें तो पंबन ब्रिज अगर पूछे किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु से संबंधित है। इसकी स्थापना कब होती है, तो पंबन ब्रिज को बनाया जाता है 1914 में, लेकिन ये काफ़ी जर्जर और पुराना हो जाने की वजह से इसे 2022 में बंद कर दिया जाता है। इस पर जो है पुराने वाले ब्रिज पर ट्रेन की स्पीड कितनी हुआ करती थी, तो 10 किलोमीटर पर आवर हुआ करती थी। लेकिन इसके काफ़ी ख़राब हो जाने के बाद जो है एक नया वाला बनाया गया है पंबन ब्रिज, जिसका नाम रखा गया है पंबन 2.0 या फिर न्यू पंबन ब्रिज रखा गया। ठीक है, अभी हाल ही में इसका शुभारंभ किसने किया है, तो पीएम मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है। अब बात करें कि यह भारत का पहला वर्टिकल ब्रिज है, यानी कि मान लीजिए ये ब्रिज है। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में होगा। जब कोई पानी वाली जहाज आएगी तो ये वाला जो है 17 मीटर इधर से ऊपर उठ जाएगा और ये वाला जो है 17 मीटर ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ से जो है पानी वाली जहाज आगे निकल जाएगी, फिर इसके बाद फिर आपस में ये जॉइंट हो जाएंगे, जिससे यहाँ पे ट्रेन आवाजाही आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो यह भारत का पहला वर्टिकल ब्रिज है। और इसकी लंबाई अगर पूछे कितनी है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई हो जाती है 2.80 किलोमीटर। और इस पर ट्रेन की स्पीड कितनी रहेगी, तो 80 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड रहेगी। और इसका निर्माण अगर पूछे किसने करा है, तो इसका निर्माण किया गया है रेलवे विकास निगम लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि अटल सेतु, यह भारत का समुद्र पर बना सबसे बड़ा पुल है। ठीक है, और यह कनेक्ट अगर पूछे किसको करता है, तो यह कनेक्ट करता है मुंबई से नवी मुंबई के बीच यह कनेक्ट करता है। और इसकी मुंबई से नवी मुंबई के बीच अगर पूछे लंबाई कितनी है, तो 21.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट बात करें कि ढोला सादिया पुल, यह किस नदी पर है, तो यह लोहित नदी पर है। किस राज्य में है, तो यह असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है। लगभग इसकी लंबाई 9 किलोमीटर है, 9.15 किलोमीटर है। और यह भारत में नदी पर बना सबसे बड़ा पुल अगर पूछे कौन है, तो ढोला सादिया है, जो कि लोहित नदी पर है, असम से अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है। सबसे ऊँचा रेलवे पुल, यानी कि सबसे ऊँचाई पर स्थापित रेलवे पुल अगर पूछे कौन सा है, तो यह है जम्मू कश्मीर पर बना है, मतलब जम्मू कश्मीर में बना है। और रेलवे पुल है, चेनाब नदी के ऊपर बना है। और इसकी ऊंचाई अगर पूछे कितनी है, तो इसकी टोटल ऊंचाई है 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब नदी पर बना है जम्मू कश्मीर राज्य में, 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। ब्रॉस्टिंग आर्क ब्रिज,
यह जो है केबल ब्रिज है, यानी कि सॉरी कांच का ब्रिज है, और यह कहाँ बनाया गया है, तो यह भी तमिलनाडु में बनाया गया है। छठा प्रश्न है, हाल ही में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह को समर्पित माधवपुर घेड मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो माधवपुर घेड मेला प्रारंभ हुआ है गुजरात में। इसका सही विकल्प हमारा होगा ऑप्शन ए। इसकी अगर व्याख्या देखें तो माधवपुर घेड मेला यह किस जिले में होता है, तो पोरबंदर जिला में गुजरात में होता है। यह किससे संबंधित है, तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह को यह मेला समर्पित है। इसकी शुरुआत कल हुई थी रामनवमी के दिन, और अगले 5 वर्षों के लिए यह मेला मनाया जाएगा। और यहाँ पे जो है अगर बात करें कि अरुणाचल प्रदेश जो है, जो हमारा सबसे पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पे मिसमी जनजाति रहती है, जो कि माधवपुर घेड मेला से इसका विशेष लगाव है। फुलेका यात्रा अगर पूछे किस मेले से संबंधित है, तो माधवपुर घेड मेला से ही फुलेका यात्रा संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि अम्बुबाची मेला किस राज्य में इसका आयोजन किया जाता है, तो यह मेला लगता है असम में। और किस माता के मंदिर के पास, तो यह कामाख्या देवी मंदिर जी के पास लगता है। सूरजकुंड मेला यह किस राज्य से संबंधित है, हरियाणा से। हरियाणा के किस जिला से, तो फरीदाबाद से है। और यह मेला जो है हैंडीक्राफ्ट यानी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयोजित किया जाता है। जोनबिल मेला यह किस प्रकार का मेला है, तो वस्तु विनिमय मेला है, यानी कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हमारे पास गेहूँ है, आपके पास चावल है, तो हम आपको गेहूँ दे देंगे और आप हमें चावल दे देंगे, इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय। ठीक है, तो जोनबिल मेला वस्तु विनिमय का मेला है, और किस राज्य से संबंधित है, तो असम से संबंधित है। पुष्कर मेला यह जो है ब्रह्मा जी का मंदिर, यहाँ पुष्कर में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी की, और इसका मेला अगर पूछे कहाँ लगता है, राजस्थान के किस जिला में, तो अजमेर जिला में। 7वां प्रश्न है, हाल ही में हितेश गोलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई है, तो विश्व मुक्केबाजी 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, हितेश गोलिया बने हैं। और इस प्रतियोगिता का आयोजन ब्राज़ील में किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो विश्व मुक्केबाजी कप 2025 यह कहाँ आयोजित किया गया है, ब्राज़ील में। इसमें पूछे गोल्ड विजेता भारत की तरफ से पहले भारतीय बन गए हैं हितेश गोलिया। इन्होंने 70 किलो कैटेगरी में जो है फाइट किया था, और ये जो है मुक्केबाजी में भारत की तरफ से पहली बार गोल्ड जीते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और अगर बात करें कि विश्व मुक्केबाजी में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, कुल 6 पदक, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रोंज जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि ब्राज़ील की राजधानी का क्या नाम है, तो ब्राज़ील की राजधानी का नाम है ब्राज़ीलिया। यहाँ पे कहवा या कॉफ़ी का उत्पादन होता है, और यह विश्व में पहला स्थान रखता है। ठीक है, तो ब्राज़ील कहवा या कॉफ़ी के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। कहवा के बागान या कॉफ़ी के बागान को यहाँ पे फजेंडा कहा जाता है, और कॉफ़ी के बंदरगाह जो होते हैं उसे सेंटोस बंदरगाह कहा जाता है। अमेजन बंदरगाह कहाँ है, तो ये भी ब्राज़ील में है। और सर्वाधिक अगर पूछे कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, तो वो अमेजॉन जंगल में पाया जाता है। मुरलीकांत पाटेकर, क्या आप इन्हें जानते हैं, ये एक पैरा तैराक हैं। इन्होंने पैरालंपिक खेल में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता था। और कब जीता था, तो 1972 में जीते थे। और इसका आयोजन 1972 में जो ओलंपिक आयोजित किया गया था कहाँ पर, तो जर्मनी में किया गया था। ठीक है, कहाँ पर, जर्मनी में। जर्मनी के किस शहर में, अगर आप सभी को पता होगा तो आप हमें ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं केजी जाधव, इन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भारत के लिए ब्रोंज मेडल पहली बार जीते थे, और जो है ये कुश्ती में जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। कर्नम मल्लेश्वरी 2000 सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं, और ये पहली महिला भारतीय हैं जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए ब्रोंज मेडल जीता है 2000 सिडनी ओलंपिक में। हरविंदर सिंह, ये भी पैरा तीरंदाज हैं। इन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में पहले भारतीय बन गए हैं पैरा तीरंदाजी में, जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता है। हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर अगर बात करें कि हमारे देश में अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा युवा हैं, यानी कि वाई फॉर यूथ सबसे ज़्यादा है, लेकिन आने वाले समय में मतलब कुछ सालों बाद अगर हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूथ है, तो हमारे सबसे ज़्यादा ओल्ड पर्सन भी होंगे, यानी कि ओल्ड पर्सन भी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे ही होंगे। तो उनके लिए पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अभी से शुरू हो गया है कि जो यूथ है अगर वो बूढ़े होंगे तो उनके पेंशन के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करना पड़ेगा। तो इस पर जो है पहला सम्मेलन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर, नई दिल्ली में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा।
इसकी अगर व्याख्या देखें तो विश्व पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली पर हुआ है। और नई दिल्ली में पूछे कहाँ पर? तो भारत मंडपम में, ठीक है। और इसमें हेल्प कौन कर रहा है? तो इसमें हेल्प कर रहा है विश्व बैंक। और इसका आयोजनकर्ता कौन है? तो पेंशन फंड विनियामक है, वी नहीं है, विनियामक और विकास प्राधिकरण, और साथ साथ में IIM अहमदाबाद ने इसमें सहयोग किया है, यानी कि अपना इन दोनों ने मिलकर जो है पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भविष्य में वृद्धजनों की आय निश्चित करना, यानी कि जो हमारे यहाँ पे सबसे युवा हैं वो बाद में चल के सबसे ज़्यादा वृद्ध वाला देश भी हमारा ही हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न आप सभी के लिए कि भी हाल ही में कुछ दिनों पहले IIM अहमदाबाद ने अपना पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ ओपन किया था, ठीक है। तो ये आपको बताना है। पहले नौसेना कमांडर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? कर्नाटक में किया गया है। सिंधु जल समझौता अगर पूछे कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। और सिंधु जल समझौता का मध्यस्थता अगर पूछे किसने किया था? तो विश्व बैंक ने किया था, जिसमें से झेलम, चेनाब और ब्यास, ठीक है, झेलम, चेनाब और रावी, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं अगर सिंधु, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों का जो पानी होगा इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। सिंधु, झेलम, चेनाब का 80% पानी यूज पाकिस्तान करेगा और 20% पानी भारत करेगा। जबकि रावी, आर रावी, व्यास और सतलज, इन 3 नदियों का 80% पानी जो है भारत यूज करेगा, जबकि 20% पानी पाकिस्तान करेगा। यह इसमें समझौता हुआ था। दिल्ली की चौथी महिला अगर पूछे CM कौन बनी है? रेखा गुप्ता बनी है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो USA में हुआ था, जिसमें 2 संस्थानों की स्थापना होती है, एक तो विश्व बैंक और दूसरा होता है IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना होती है। वित्त वर्ष 2024-25 में देश में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% किसने हासिल करी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तमिलनाडु ने हासिल करी है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ग्रोथ रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के ग्रोथ रेट होते हैं, जिसमें एक वास्तविक ग्रोथ रेट और एक होता है नाम मात्र ग्रोथ रेट, ठीक है। यानी कि अगर पूछे कि वास्तविक ग्रोथ रेट और नाम मात्र ग्रोथ रेट में क्या अंतर होता है? तो इसमें एक छोटी सी अंतर होती है, जैसे मुद्रास्फीति यानी कि जो इन्फ्लेशन होता है इसमें वास्तविक ग्रोथ में काउंट नहीं होता है, जबकि जो नाम मात्र ग्रोथ रेट है इसमें मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का काउंट, इसमें इन्फ्लेशन जो है काउंट होता है, यानी कि महंगाई जो है वास्तविक में इसमें काउंट नहीं होती है। जबकि अगर नाम मात्र में पूछे तो महंगाई जो है काउंट होती है, ठीक है, इसमें नहीं होती, इसमें होती है। तो अगर वही बात करें कि राज्यों के लिए अभी जो है ग्रोथ रेट जारी किया गया है 2024-25 के लिए, जिसमें पहला स्थान है तमिलनाडु का। इसमें अगर पूछे तमिलनाडु का वास्तविक ग्रोथ कितना है? तो 9.69% है। और जबकि पूछे तमिलनाडु का जो नाम मात्र ग्रोथ रेट है यह कितना है? तो यह जो है 14.02% है। इसमें एक क्वेश्चन आप सभी को ये याद रखना है या माइंड में रखना है कि अगर पूछे कि ग्रोथ रेट अधिक होता है या नाम मात्र ग्रोथ रेट अधिक होता है, तो हमेशा जो है जो नाम मात्र ग्रोथ रेट होता है ये अधिक होता है किसकी अपेक्षा? वास्तविक ग्रोथ की अपेक्षा। यानी कि अगर जो है समोसा आज 5 रुपये का है तो वो अगले साल हो सकता है वो 6 का हो जाए, 7 का हो जाए, ऐसा नहीं होगा कि अगले साल वो 4 का हो जाएगा, ठीक है। महंगाई क्योंकि हमेशा बढ़ती है, घटती कम है। दूसरा स्थान अगर पूछे कि ग्रोथ रेट में किसका है? आंध्र प्रदेश का। तीसरा स्थान राजस्थान का। चौथा स्थान हरियाणा का है। तमिलनाडु के किस अधिसूचित रोग घोषित किया गया है? तमिलनाडु ने किसे अधिसूचित रोग घोषित किया है? तो सर्पदंश को। मैटूर बांध अगर पूछे किस नदी पर है? कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। मदुरई शहर किस नदी पर स्थित है? वैगई नदी पर। और मदुरई शहर अगर पूछे मदुरई शहर में कौन सा मंदिर है? तो मीनाक्षी मंदिर है। तमिलनाडु के तट का क्या नाम है? तो कोरोमंडल तट जो है ये तमिलनाडु के तट को कहते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि मेराइटाइन डे अगर पूछे कब मनाया जाता है? तो मेराइन डे मनाया जाता है 5 अप्रैल को, ठीक है। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 5 अप्रैल 1999 में पहला भारतीय स्वामित्व वाला MS लॉयल्टी जहाज जो है यह है 1919 है, ठीक है, 1919 है। तो 5 अप्रैल 1919 को पहला भारतीय स्वामित्व वाला जहाज जिसका नाम है MS लॉयल्टी जहाज
इसको जो है कहाँ से कहाँ भेजा गया था, तो मुंबई से लंदन भेजा गया था। तो इसके लिए यह भारत का पहला स्वामित्व वाला जहाज़ था, इसलिए 5 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था, तो इसकी पहली बार शुरुआत करी जाती है 5 अप्रैल 1964 को। 5 अप्रैल को ही बाबू जगजीवन राम जी की जयंती मनाई जाती है। और किस नाम से मनाया जाता है, तो समता दिवस के नाम से मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को। और विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने अपने सभी करंट प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद जय भारत। मैंने आप सभी से क्वेश्चन पूछा था कि IIM अहमदाबाद ने अपना ऑफशोर कैंपस कहाँ ओपन किया था, तो यह ओपन किया था दुबई में। कहाँ पर? दुबई में किया था। और बच्चों, आप सभी के लिए एक क्वेश्चन और है। आज शाम को अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप सभी के लिए जो विश्व के मतलब अपने भारत के जो भी इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल हैं, इनका मैं 5 मिनट में आप सभी के लिए वीडियो लेकर आने वाला हूं। क्योंकि कुमार गौरव सर ने लास्ट में पढ़ाया था, लेकिन ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो इसकी वजह से मैं इसको नहीं ऐड करा हूं। अगर आप सभी कोई भी एक व्यक्ति अगर कमेंट करेगा तो मैं इसके लिए शाम को 5 मिनट में, जो कि सर पढ़ाते हैं आधे घंटे में पढ़ाएंगे, वो मैं आपके लिए 5 मिनट में पूरा भारत का पर्यटन स्थल लेकर आ जाऊँगा। तो अपना ध्यान रखें, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद जय भारत।